नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हम डिस्कस कर रहे थे शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में। और पिछले सेशन में हमने कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे लोकल बॉडीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़, उनके कुछ ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव को देखने का, जानने का प्रयास किया। उसके बाद में हमने इनके कुछ संवैधानिक जो प्रोविज़न है वो देखा। और आज हम इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए इसमें मेनली जो आपके 74वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है 1992 वाला, तो इस 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि जो सरकारें होती है केंद्र स्तर पर, उसके बाद में राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, तो हम चीज़ों को है वो डिस्कस करेंगे जिसमें स्थानीय स्तर की सरकारें और वो भी हमारी शहरी जो सरकारें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमने कल के सेशन में, प्रीवियस सेशन में जो हमारे पुराने अगर बात करें तो ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में है वो डिस्कस किया है इसके, ठीक है। और स्थानीय जो स्वशासन है ये राजस्थान में कब कहाँ है वो लागू हुआ, तो इन चीज़ों को देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। उसके बाद में इसके संवैधानिक प्रोविज़न के बारे में देखा कि एक 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था और एक 74वां। 73वें संवैधानिक संशोधन में रूरल लोकल बॉडीज़ को एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस है वो दिया गया, और 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत अर्बन लोकल बॉडीज़ को, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा है वो दिया गया था, ठीक है। और अब उसके बाद में हमने राजस्थान में नगरीय स्थानीय जो संस्थाएं हैं उनके तीन जो जो टाइप है वो देखा है। ये इसी आपका 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत ये तीन है वो प्रकार बनाए गए थे। पहला है नगर पालिका, दूसरा नगर परिषद और तीसरा नगर निगम है। और अब हम देखते हैं थोड़ा सा, और पिछले सेशन में हमने जो शहरी और स्थानीय दोनों के बारे में कंपैरेटिवली थोड़ा सा है वो देखने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया। अब हम केवल शहरी जो स्थानीय स्वशासन है उनमें क्या कुछ प्रावधान है, ये थोड़ा सा संवैधानिक प्रावधान को और देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं। उसके बाद में हम 74वें जो संवैधानिक संशोधन है इस अधिनियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके एक एक जो आपका आर्टिकल है, इसके अलावा इनको जो 18 कार्य सौंपे गए हैं, अनुसूची 12 है, उनको भी देखने समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अगर बात करें तो राजस्थान में हम सभी जानते हैं कि देश के आज़ादी के जस्ट बाद में इसके लिए एक एक्ट बना दिया था, राज्य सरकार ने अधिनियम बना दिया गया था, और स्थानीय स्तर पर भी आपकी सरकारें संचालित होती जा रही थी। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, संविधान संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो स्थानीय स्तर पर जो आपके स्थानीय गवर्नमेंट हैं वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर, जो आपका रूलिंग जो पार्टी है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो आपके लोकल बॉडीज़ है उनकी स्थापना कर रही थी। जब उनको मर्जी आए उनको भंग कर देती थी, जब उनको मर्जी आए तो चुनाव करवाती। कभी कभी तो आपके 2-3 साल में चुनाव करवाती लेती, और कभी कभी 8-10 साल में भी उनके चुनाव है वो नहीं करवाती। तो ये जो उसकी अस्थिरता है उसको देखते हुए, और एक विशेष रूप से संवैधानिक प्रावधान यानी कि संविधान में इसका महत्वपूर्ण जो स्टेटस है वो प्रदान करते हुए हमारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन है वो लाया गया। और उसमें संविधान में संशोधन करके इन चीज़ों को है वो आपका एक स्थायी रूप से है वो स्टेटस प्रदान किया गया। तो बात करते हैं स्थानीय सुशासन की। तो स्थानीय सुशासन से संबंधित आपका जो महत्वपूर्ण अधिनियम वो कौन सा है? 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, इंग्लिश में कहें तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस एक्ट का नाम तो क्या है? 1992 है। अब ये जो एक्ट है ये आपका हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया कि ये जो अधिनियम है ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, कब लागू हुआ था? तो 1 जून 1993 को क्या हो गया था, ये आपका लागू हो गया। पूरे देश में आपका क्या हो गया था? इम्प्लीमेंट हो गया था अधिनियम, यानी कि संवैधानिक संशोधन है ये आपका क्या हो गया था? लागू हो गया था, ठीक है। अब ये जो संविधान संशोधन है 74वां संवैधानिक संशोधन, इसकी अगर बात करें तो इसके तहत संविधान में इसको कहाँ पर है वो डाला गया, संविधान में संशोधन किया, नई बात जोड़ी है, तो नई बात भी कहाँ पर है वो ऐड की है। तो इस नई बात को भारतीय संविधान का एक नया पार्ट है वो क्रिएट किया गया,
और इस भाग का नाम है 9A। ठीक है, और इस 9A का टाइटल जो दिया गया है वो है द म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि नगर पालिकाएं। इसका नाम क्या दे दिया है? नगर पालिकाएं। और नगर पालिका नाम देकर के इसमें टोटल अनुच्छेद है वो आपके 243 पी से लगा करके 243 जेड जी तक आपके टोटल है वो क्या है, इसमें अनुच्छेद हैं, ये आपके इसमें डाल दिए हैं। और प्रत्येक जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद आपके पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स है, उसके बाद में जेड, ए, जेड, बी, जेड, सी, डी, ई, एफ, जी, यहाँ तक इसमें मेनली है वो आपके प्रोविज़न किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखने का, समझने का प्रयास करेंगे कि इस अनुच्छेदों में क्या है। इसके अलावा इसमें और संविधान में इसके अलावा कहाँ पर क्या प्रोविज़न है, तो भाग 9 पूछा जाए तो आपसे पूछ लिया जाए कि लोकल बॉडीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, कहाँ पर, कौन से भाग में इसका वर्णन है, तो भाग 9A में है। उसका शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है, तो उसका टाइटल है नगर पालिकाएं हैं। अनुच्छेद कौन से हैं, 243 पी से 243 जेड जी तक हैं, क्योंकि 243 से लगा करके 243 ओ तक तो क्या है, आपकी रूरल लोकल बॉडी, जिसका टाइटल है पंचायतें। ठीक है, और उसके आगे इनको आपका नगर पालिकाओं को है वो डाल दिया गया है, यानी कि आपकी यूएलबी की डाली हुई है। इसके साथ साथ में इसी आपका संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान में एक जो नई अनुसूची है ये जो जोड़ी गई है, इस अनुसूची का नाम है 12। कौन सी? शेड्यूल जो 12th है, ये आपकी नई अनुसूची जोड़ी गई है। और इस 12वें अनुसूची में इनको कितने कार्य है वो दिए गए हैं, यानी कि ये जो संस्था बनाई है तो संस्था कुछ काम करने के लिए बनाई है, लोगों के कल्याण के लिए बनाई है। शहरी निकायों में कुछ आपका साफ सफाई है, लाइटिंग इत्यादि है, पार्क का निर्माण है, बहुत सी जो चीज़ें हैं उन कामों को लेकर के इस संस्था का गठन किया गया है। तो इसमें इनको कितने काम है वो दिए गए हैं, इसमें 18 टोटल है वो कार्य दिए गए हैं। कितने कार्य दिए गए हैं? 18 कार्य दिए गए हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत शहरी स्थानीय निकायों को कितने कार्य है वो सौंपे गए हैं, तो शहरी स्थानीय निकायों को 18 कार्य सौंपे गए हैं। इन कार्यों का उल्लेख कहाँ पर है? भारतीय संविधान की जो शेड्यूल है 12, अनुसूची 12 है, इसमें इसका प्रोविज़न है वो किया गया है। तो ये आपका इसके तहत अनुसूची भी है, भाग भी है, इसके अनुच्छेद भी हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी और समझनी है। तो अब हम बात करेंगे, ये जो आपका भाग 9 है, इस भाग 9 का टाइटल हमने देख लिया। अब इस टाइटल के अंतर्गत जो आर्टिकल है, इन आर्टिकल के क्या टाइटल है और उस आर्टिकल में क्या प्रोविज़न है, क्या प्रावधान है, ये हम देखने समझने का प्रयास है वो आइए करते हैं। अब इसमें अनुच्छेदों की बात करें तो आपके ये टोटल इनमें आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं। ठीक है, हिंदी में अगर इनको देखा जाए तो 243 तय से लगा करके 243 ये 6 तक इनका क्या है, वर्णन हमें मिलता है। और इनको अच्छी तरीके से याद रखने के लिए यहाँ पर अगर बात करें तो आप कहेंगे कि सर ये सारे के सारे हमें याद करने हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं वो हमें याद करनी है, तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें हैं वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ से सीधे सीधे सवाल है वो पूछे जाते हैं आपके। अगर जो आपका सिलेबस है उसमें मूलतः अगर 74वां संवैधानिक संशोधन लिखा हुआ है तो यहाँ से पूरी तरीके से संभावना है कि यहाँ से निश्चित रूप से सवाल एक आपका इन आर्टिकल से ही पूछा जा सकता है। दूसरी बात है शहरी स्थानीय निकाय हैं, तो वहाँ से उस प्रोस्पेक्टिव से भी आपका यहाँ से सवाल है वो बनता है। और इसके अंतर्गत कुछ आपके प्रोविज़न है, प्रावधान है, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी आपको समझने हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ये ज़्यादा चीज़ें हैं वो एक साथ में आपको अच्छे से नहीं दिख पा रही होगी, तो मैं आपको इनको थोड़ा-सा क्या है नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और यहाँ पर ये थोड़ी-सी आपकी बड़े-बड़े जो अक्षरों में है आपको ठीक-ठाक दिख रही होगी। तो यहाँ पर देखिए भाग कौन-सा है? 9A है। इसका शीर्षक क्या है? नगर पालिकाएँ हैं, द म्युनिसिपैलिटीज़ इनका है वो टाइटल है। इनकी अगर बात करें तो आर्टिकल 243 पी, इस पी में क्या है? परिभाषा। तो पी में परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है, डेफिनेशंस है या परिभाषा है। तो ये पी आपका किस प्रकार से याद रहेगा?
पी फॉर परिभाषा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी हो, और हम इसको इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग है वो इसको याद भी रख सकें अच्छी तरीके से। तो पी फॉर क्या है, परिभाषा है। इस परिभाषा में किस किस की परिभाषा है, तो जिले की परिभाषा है, इसके अलावा और भी आपके नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र हैं, समितियां हैं, वो सारी जो डेफिनेशंस हैं वो क्या कौन से इसके सब क्लोज में कही गई हैं, वो भी हम आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़े से इनको समझने का प्रयास करते हैं, इनके थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं कि ये चीज़ें आपको थोड़ी सी लंबे समय तक और अच्छी तरीके से परीक्षा तक है वो याद रहें। तो पी फॉर क्या है, परिभाषा। क्यू में क्या है, नगर पालिकाओं का गठन है। तो आपको ध्यान में रखना है कि नगर पालिकाओं का गठन क्यों हुआ, क्यों यानी क्यों, गठन क्यों, गठन क्यों। तो गठन किस में है, नगर पालिकाओं का, म्यूनिसिपैलिटीज का कंपोजिशन है वो किस में है, तो इसका जो गठन है वो क्यों में है। तो गठन क्यों, पी फॉर परिभाषा, गठन क्यों, तो गठन किस में है, क्यों में आपका गठन है। तो ये आप कंपोजिशन इनका ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में आर में है नगर पालिकाओं की संरचना। ठीक है, तो नगर पालिकाओं की अगर बात करें संरचना की, तो नगर पालिकाओं का जो कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कहाँ है, गठन है आपका क्यू में, गठन क्यू। और संरचना यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी आपका कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन किस में है, ये आपका आर में है। तो नगर पालिका की संरचना है वो आर में है, और संरचना को हम क्या कर सकते हैं, इसको रचना भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखने के लिए संरचना को क्या है, रचना के रूप में पढ़ सकते हैं। तो रचना किस में है, आर फॉर रचना और आर फॉर आपका आर। तो 243 आर में क्या है, रचना है, संरचना है, रचना है, संरचना है, रचना है, संरचना है। तो आर फॉर रचना, संरचना। तो नगर पालिकाओं की अगर बात करें तो वो संरचना है वो किस में है, आर में क्या है, संरचना है। और एस में क्या है, आर के बाद में कौन सा आता है, एस आता है। तो एस में आपकी समितियां हैं, कौन सी समितियां, वार्ड समितियों का गठन और संरचना। तो एस फॉर क्या है, समिति है, कमेटी है। ठीक है, एस फॉर समिति। तो एस से आपको क्या ध्यान में रखना है, समिति, एस समिति, एस समिति। तो नगर पालिकाओं की जो कमेटीज होती है उस कमेटी का गठन कैसे होगा, उसका कॉम्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, वो चीज़ें हैं वो एस में दी गई हैं। तो 243 एस फॉर समिति, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो एस है आपकी समिति। टी, तो टी में क्या है आपका आरक्षण है, स्थानों का रिजर्वेशन दिया गया है एससी एसटी को, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए। तो टी में क्या है आपका, बात करें तो आरक्षण है। ठीक है, आरक्षण न, ठीक है, तो आरक्षण न, आप इस प्रकार से इस न को याद रख सकते हैं। ठीक है, और न आप याद ना रखें तो आप क्या करेंगे, आरक्षण तेरे को आरक्षण, आरक्षण किसको, तुझे, तुझे आरक्षण। तो टी फॉर तुझे और टी है, तो आरक्षण किसको, तुझे आरक्षण है। ठीक है, किसी व्यक्ति को आरक्षण देंगे तो आरक्षण किसको दिया, कि तुझे आरक्षण दे दिया। ठीक है, तो टी फॉर आरक्षण। और इसमें और अच्छे से है आपका ये न है, तो इसको हिंदी वाले को आप याद रख सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो मेनली ड्यूअल लैंग्वेज में होता है। तो टी आरक्षण ने, तो ने में आपका कौन सा आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये स्टार्ट होता है त, थ, द, ध और न में। तो पांचवें स्थान पर आपका है वो आरक्षण है। ठीक है, आरक्षण न यानी कि न पर 243, न पर या 243 टी पर क्या है, आरक्षण है। इसके बाद में आपका 243 पे है या यू है, तो यू में नगर पालिकाओं की अवधि दे रखी है। यू, यू आपकी क्या है, आयु, ध्यान में रखना है। यू फॉर क्या है, आयु, 243 यू, यू आयु, अवधि को हम आयु भी कह सकते हैं। तो यू आयु, नगर पालिकाओं की क्या है, अवधि कितनी होगी, कितने साल तक नगर पालिकाएं रहेगी, तो उसकी आयु कितनी होगी, उसकी अवधि कितनी होगी। तो यू फॉर आयु या अवधि। तो 243 यू में नगर पालिकाओं की क्या है, अवधि है, आयु है। ठीक है, तो यू आयु अवधि। वी की बात करें तो सदस्यों के लिए निर्हरता, निर्हरता यानी कि आपकी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। वी या 243 फे, ये एक बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा भी था, डिस्क्वालिफिकेशन है वो कहाँ पर है। तो फे, फे से क्या है, फ्री हो जाओ, निर्हर,
ठीक है, तो निर्हरों को क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, फे फॉर फ्री। 243 फे यानी कि आपके डिस्क्वालीफाई। ठीक है, तो उनको डिस्क्वालीफाई को क्या करेंगे, फ्री करेंगे। चाहे आप डिस्क्वालीफाई है, फ्री है, तो 243 फे फॉर आपका फ्री, डिस्क्वालीफाई। या फिर इंग्लिश में अगर आप रखना चाहें तो इसको वैकेंसी, वी फॉर वैकेंसी कर सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी यानी कि अगर कोई व्यक्ति है वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, एक पोस्ट है वो वैकेंट आपकी, हम कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो वहाँ पर ये खाली हो जाएगा। ठीक है, तो 243 वी में आपका निर्हरता है, डिस्क्वालीफाई है। ठीक है, और बाकी है, अगर मेरी वाली आपको थोड़ी सी ट्रिक है, मैंने कुछ इधर उधर जोड़ करके आपको बनाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये अगर आपको ठीक लगे, इसके अकॉर्डिंग आपको याद अच्छी तरीके से रह पाए, तो आप इसको इम्प्लीमेंट करना। और नहीं तो आप स्वयं भी अपने स्तर पर भी कुछ इससे संबंधित जोड़ करके कुछ ऐसी बना सकते हैं जो आपको आसानी से याद रहे। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बना करके ट्रिक को भी लंबे समय तक याद रखना पड़े, तो वो दो ज़्यादा आपका बोझ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा है वो इससे समझने का प्रयास करें, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें हैं वो ठीक ठाक अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपके 243 फे या 243 वी में क्या है, सदस्यों का डिस्क्वालिफिकेशन है, निर्हरता है। ठीक है, तो वी आपका निर्हरता या आपका फ्री है, फे से 243 फे फॉर फ्री, निर्हर। ठीक है, एन जो आपका एलिजिबिलिटी है, हम इसको कह सकते हैं इन एलिजिबल भी कह सकते हैं। डब्ल्यू, डब्ल्यू में क्या है, पावर्स दी गई हैं, शक्ति। और शक्ति को हम किस में नापते हैं, वॉट में, वॉट शक्ति। तो 243 में 243 डब्ल्यू में क्या है, तो आपकी बात करें तो नगर पालिकाओं की जो शक्तियां हैं, उसकी अथॉरिटीज़ है और उनके जो उत्तरदायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनकी शक्ति, पावर्स, इसके अलावा उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके अलावा जो आपकी पावर्स हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसके अलावा उनके प्राधिकार क्या हैं, अथॉरिटी क्या है उनको, तो वो है 200 डब्ल्यू। 243 डब्ल्यू में, तो डब्ल्यू यानी कि वॉट, वॉट को किस में नापा, यानी कि शक्ति को किस में नापा जाता है, शक्ति को डब्ल्यू में नापा जाता है, डब्ल्यू फॉर वॉट। तो 243 वोट में क्या है, नगर पालिकाओं का प्राधिकार है, उसकी पावर है, उनकी अथॉरिटी है। ठीक है, तो वोट फॉर पावर, शक्ति, 243 डब्ल्यू वोट यानी कि आपकी शक्ति है। 243 एक्स, एक्स फॉर टैक्स। अब नगर पालिकाएं हैं, उनको टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ, यानी कि नगर पालिका जहाँ बनेगी तो वो अपने कार्य इत्यादि कैसे संचालित करेंगे, और जो लाइटिंग की व्यवस्था है, बिजली की है, पानी की है, और भी चीज़ें हैं, वो सड़क इत्यादि करनी है, तो उसमें वो जनता पर क्या करेगी, शहरी जनता पर टैक्स अधिरोपित करेगी। मेले इत्यादि लगाए करेंगे तो वहाँ पर भी वो है वो टैक्स इत्यादि वसूलेगी। तो हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। तो एक्स फॉर क्या है, टैक्स है, एक्स फॉर टैक्स, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक्स में क्या हो गया, टैक्स हो गया। तो इतने तक आपको समझ में आ गया। 243 पी है परिभाषा, क्यू है गठन, क्यों, तो नगर पालिकाओं का गठन। पी क्यू आर, आर का मतलब होता है रचना, संरचना, नगर पालिकाओं की संरचना। पी क्यू आर के बाद में क्या आता है, एस आता है। एस मतलब आपका समिति, नगर आपके बात करें तो वार्ड जो समिति होती है, वार्ड कमेटी होती है, तो वार्ड समिति का संरचना है, उसका कंपोजिशन है, गठन है इत्यादि है, तो वो आपका एस में है। तो एस फॉर आपकी क्या हो जाएगी, समिति हो जाएगी, वार्ड समिति, यानी कि वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। 243 एस। एस के बाद में कौन सा आएगा, ए, यानी कि पी क्यू आर एस। एस के बाद में आपका आ जाएगा कौन सा, टी। और टी का क्या होगा, टी का टैक्स नहीं है, ध्यान में रखना है आपको। टी का कौन सा हो जाएगा, आपका स्थानों का आरक्षण, नए, तो नए पर क्या है, आरक्षण। 243 टी पर है वो आरक्षण है, नए यानी कि आरक्षण नए, तो आरक्षण नए, नए किस में है, 243 नए में है। तो टी पर या नए पे कौन सा है, आरक्षण है। उसके बाद में यू आ जाएगा, तो यू, आयु, नगर पालिका कितने साल तक आयु उसकी रहेगी, तो 243 यू में क्या हो जाएगा, आयु हो जाएगी। वी, आयु के बाद में वी है तो उसकी निर्हरता है, वी या फे बात करें तो फे फॉर फ्री हो जाएंगे। निर्हर है, डिस्क्वालीफाई है, उनको फ्री कर देंगे। तो 243 फे या 243 वी में क्या है, निर्हर है, आपकी
डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इसके बाद में 243 वी के बाद में आपका डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू फॉर वॉट, वॉट किस में नापते हैं, शक्ति में, और शक्ति नगर पालिकाओं की कहाँ है, 243 डब्ल्यू में आपकी इनकी पावर है, अथॉरिटी है, पावर प्राधिकार, और इनकी क्या है आपकी। और अगर बात करें तो एक तो पावर की बात कही गई है, एक इनके प्राधिकार की बात कही गई है, दूसरी इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात है वो कही गई है। तो पावर, अथॉरिटी और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो 243 डब्ल्यू में है। और एक्स 243 एक्स का मतलब होता है टैक्स, एक्स फॉर टैक्स, तो 243 एक्स मीन्स टैक्स, ठीक है। तो टी का मतलब है आरक्षण ने, ठीक है। टी में टैक्स नहीं है, ध्यान में रखना है, टी में आरक्षण ने, तो एन में यानी कि ने में क्या है, आरक्षण है, और एक्स में क्या है, एक्स में आपका टैक्स है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब है वाई, वाई विथ क्यों, यानी कि वित्त आयोग यहाँ पर गठन किया गया है वित्त आयोग का, तो वित्त आयोग का गठन क्यों, वाई, विथ वाई। और वित्त का और गठन कहाँ पर किया गया है, आय में भी किया गया है। यानी कि हम जो आपके जब पढ़ते हैं कौन से 243 आई, यानी कि 243 से 243 ओ पढ़ते हैं, इसमें क्या है आपके ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में 243 हम कौन सा पढ़ते हैं, ओ 243 से 243 ओ तक जब पढ़ते हैं तो उसमें एक आई भी आता है, और आई में क्या है आपका, यही क्या है, वित्त आयोग है। तो वित्त आई वित्त वाई, आई वाई वित्त, आई वाई वित्त, या फिर वित्त है वो क्यों, तो वाई वित्त, यानी कि फाइनेंशियल जो कमीशन है वो कौन सा है, कहने का मतलब है वाई में है, ठीक है। या फिर आई, उसका आई आप जोड़ दीजिए, ठीक है, और इसका एम जोड़ लीजिए, आई एम, ठीक है। तो आई और एम यानी कि मूल रूप से आपका वित्त आयोग है वो गठन तो कहाँ पर किया गया है, 243 आई में है, उसका गठन के प्रावधान आई में है। लेकिन इसमें भी जोड़ा गया है कि जिस प्रकार से वो नगर पालिकाओं के, सॉरी आपके ग्राम पंचायतों के स्थानीय जो ग्रामीण स्वशासन है, इसमें आपके वित्त का अलग अलग है वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा राज्य और आपके स्थानीय निकायों के बीच में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये क्या करेगा, वाई, वित्त फॉर वाई, वाई फॉर वित्त, यानी कि वित्त क्यों है, वित्त इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, वितरण करने का कार्य है वो करेगा धन का। यानी कि कोई आप टैक्स इत्यादि ये लगाते हैं, एक्स फॉर टैक्स लगाएंगे, तो एक्स फॉर टैक्स लगाने के बाद में तो टैक्स से कलेक्शन होगा, पैसे होंगे, वो पैसे किसको देंगे, तो वो पैसे कितने और किसको दिए जाएंगे, उसका मेनली आपका निर्धारण है वो कौन करेगा, वाई करेगा, वित्त आयोग करेगा, फाइनेंशियल कमीशन है वो करेगा। तो वाई फॉर वित्त, आई फॉर वित्त, ठीक है। उसके बाद में जेड है, तो आपकी जेड में क्या है, नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, ऑडिट्स ऑफ अकाउंट ऑफ म्यूनसिपलिटीज, यानी कि जो आपके ऑडिट होती हैं, तो ऑडिट जब होती है तो वो ऑडिट कहाँ से कहाँ तक होती है, ए टू जेड तक ऑडिट होती है, वो कुछ भी पीछे नहीं छोड़ती है। जब ईडी के छापे लगते हैं तब भी वो क्या करते हैं, ए टू जेड तक ऑडिट करता है, ठीक है। तो ऑडिट जो आपकी होती है वो कब से होती है, जीरो से लगा करके अंत तक, सिर से पैर तक, ठीक है। तो ए टू जेड यानी कि जेड में क्या है आपकी ऑडिट है, अकाउंट्स की ऑडिट है, ठीक है। तो लेखाओं का संपरीक्षा की बात करें, ऑडिट ऑफ अकाउंट की बात करें तो वो 243 जेड में है। अब एक आता है 243 जेड ए, और जेड ए में क्या हो जाएगा आपका, 243 जेड ए की बात करें तो नगर पालिकाओं के लिए इलेक्शन, निर्वाचन। तो आपके जेड तक तो क्या हो गया, जेड तक तो लेखा हो गया, लेखा जोखा करने के बाद में फिर आपका लेखा जोखा पूरा हो गया। लेखा जोखा अगर किसी बात का पूरा होता है तब उनमें क्या होती है, एक नई शुरुआत होती है। और नई शुरुआत में लोग क्या करते हैं, पहले कोई इलेक्शन इत्यादि करते हैं, तो इलेक्शन होगा तो क्या होगा, नए आपके चुनाव नए होंगे, नए हो गए तो नई आपकी सत्ता आएगी, पार्टी बनेगी, नए जो आपके पार्षद इत्यादि बनेंगे, उनके है वो नई स्थानीय जो सरकार है वो आएगी। तो जेड ए में क्या है, उन नयों के लिए कौन क्या करेगा, इलेक्शन करेगा, निर्वाचन है वो उनका किया जाएगा। तो नगर पालिकाओं के लिए जो निर्वाचन है वो जेड के बाद में, आपके जेड में तो लास्ट आपकी ऑडिट कर दी,
और ऑडिट के बाद में पुनः उनका है वो चुनाव है वो होगा। तो ZA के तहत है वो चुनाव होगा और चुनाव का मूलतः जो आपका प्रोविज़न है वो 243 के में इलेक्शन कमीशन का प्रोविज़न है वो किया गया है। तो 243 के और 243 ZA में क्या है आपका इलेक्शन कमीशन है। निर्वाचन आयोग की बारे में बात करें, निर्वाचन आयोग तो 243 के में है, ठीक है। लेकिन उसी प्रकार से अगर बात करें तो यहाँ पर हमने जो आपका वित्त है, वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग मूलतः 243 आई में है, लेकिन इसमें वित्त आयोग है वो वाई में भी इनके लिए भी वित्त का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से इलेक्शन जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन 243 के में है, लेकिन यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन का है वो निर्वाचन के लिए उनको है वो यहाँ पर कार्यभार है वो सौंपे गए हैं, ठीक है। तो आपका 243 की बात करें तो ZA में आपका क्या हो जाएगा, इसका इलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में ZB में संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना, तो ये वाले इतने महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादातर ऊपर वाले जो हमने देखे ZA तक हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी वाले थोड़े से आप नज़रों में रख सकते हैं ताकि ऐसे विकल्प आ जाए तो उनको आप एलिमिनेट अच्छी तरीके से कर सके, वहाँ पर आप कन्फ्यूज ना होवे। तो 243 ZB में क्या है आपका एप्लीकेशन टू द यूनियन टेरिटरीज, यानी कि यूनियन जो टेरिटरीज है वहाँ पर ये चीज़ें लागू होगी। इस भाग का कतिपय क्षेत्रों का लागू नहीं होना, यानी कि ZC में ये आपका कहाँ कहाँ पर तो अप्लाई नहीं होगा वो चीज़ कही गई है। ZJ में बात करें तो जिला योजना के लिए समिति, तो ये यहाँ पर काफ़ी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। D4 क्या है, डिस्ट्रिक्ट जो आपकी प्लानिंग जो कमेटी है वो किसके लिए है, कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, यानी कि जिला योजना समिति है वो कहाँ पर है, तो ZG में है, D में है, D फॉर डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लानिंग, ठीक है। तो ZD में क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, यानी कि जिला योजना के लिए समिति, जिला योजना समिति जिसको कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी या प्लानिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये आपका ZD में है। तो D में क्या है, ZD में आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर तो कोई D है नहीं, 243 वाला वो है तो वो चीज़ें अलग मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें शहरी स्थानीय निकायों में आपको बात करें तो यहाँ पर जिला जो आपकी कमेटी है वो कौन सा है, D में है, 243 ZD में डिस्ट्रिक्ट कमेटी। ई में है आपका महानगर योजना के लिए समिति, यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन है, इस मेट्रोपॉलिटन के प्लानिंग के लिए आपकी जो कमेटी है वो ZE में है, ठीक है। तो ZE में किसके लिए कमेटी है, मेट्रोपॉलिटन के लिए आपकी कमेटी है, महानगर के लिए कमेटी। तो ZD और D के बाद में E, तो D में क्या है, डिस्ट्रिक्ट के लिए है, डिस्ट्रिक्ट के लिए कमेटी, और E में है डिस्ट्रिक्ट से भी थोड़ा ऊपर आपका मेट्रोपॉलिटन है उसके लिए E में है वो कमेटी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में F में है विद्यमान विधियों पर नगर पालिकाओं का बना रहना, कंटिन्यूअस ऑफ एक्सिस्टिंग लॉज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन है, बार टू इंटरफेस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल आपके मैटर्स हैं। तो यहाँ पर जब सबसे ज़्यादा आपके महत्वपूर्ण है, यानी कि ZA तक आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बाद में ZD और E है, यानी कि जिला जो समिति है, और एक आपके जिला जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जो कमेटी है ये है, और एक मेट्रोपॉलिटन के लिए जो कमेटी है, तो ये आपको ZE और D है वो ज़्यादातर याद रखना है, और वो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बाकी वो मैं काफ़ी मुझे आश्वस्त दूंगा कि आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ है वो अच्छी तरीके से लगभग आपको है वो यही याद है वो हो गई होगी। बाकी भी आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, और एक बार अच्छी तरीके से इनको 2-3 बार आप दोहराएंगे तो निश्चित रूप से आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि ये तो हमने देख लिया, अब इनके बारे में क्या कुछ आपका प्रोविज़न है, यानी कि इनके अंतर्गत इनके अंदर क्या चीज़ें लिखी गई हैं, वो आइए हम देखने का समझने का प्रयास है वो करते हैं। तो देखिए इसका 243 P है, तो P फॉर क्या है, परिभाषा है, और परिभाषा में क्या क्या दी गई है, किसकी परिभाषा दी गई है, तो ये सीधे तौर पर है वो पूछ लिया जाता है। तो ए में इसका जो सब क्लोज है, इस सब क्लोज ए में कमेटी है, ठीक है। तो कमेटी किसके तहत गठित की जाती है, 243 एस फॉर वार्ड समिति, ठीक है, एस फॉर समिति है। तो आपकी कमेटी कौन सी होगी, वार्ड जो समिति होगी 200 एस में, हम 43 एस में पढ़ेंगे। तो समिति के बारे में परिभाषा की बात करें तो वो आपकी
यानी कि समिति से अभिप्रेत वह समिति है जो 243 के तहत है वो गठित की जाती है। तो ये ऐसी बातें लिखी गई है, ऐसा इसमें पूरी गाथा ये नहीं लिखी गई है भाई समिति ये होगी वो होगी, ठीक है। इसमें शॉर्ट में चीज़ें हैं वो दी गई हैं। और डिस्ट्रिक्ट है तो जिला से क्या अभिप्रेत है, तो जिला से अभिप्रेत है कि किसी भी आपका भारत के राज्य का कोई भी डिस्ट्रिक्ट जिला, ठीक है। तो जिले के बारे में है वो बी में है। मेट्रोपॉलिटन एरिया जो महानगर क्षेत्र है, तो महानगर क्षेत्र के बारे में कहा गया है कि ऐसा जो क्षेत्र है जिसकी जो 10 लाख से ज़्यादा अगर जनसंख्या हो, तो ऐसा जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा, महानगर क्षेत्र होगा। तो महानगर क्षेत्र की अगर वो आपकी डेफिनेशन की बात करें, इनकी परिभाषा की बात करें, तो वो कहाँ है, सी में है। मेट्रोपॉलिटन आपका जो एरिया है, महानगर जो क्षेत्र है, इसकी परिभाषा सी में है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार मेट्रोपॉलिटन एरिया है, उसके मेट्रोपॉलिटन एरिया के रूप में किसको परिभाषित करेंगे, जिसकी जनसंख्या 2 लाख से अधिक हो, 5 लाख से अधिक हो, 10 लाख या 10 लाख से अधिक हो। तो 10 लाख या 10 लाख से अधिक जो आपकी जनसंख्या है, ऐसे क्षेत्र को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया के रूप में है वो कंसिडर करेंगे। इसके बाद में म्यूनसिपल एरिया है, नगरपालिका जो क्षेत्र है, नगरपालिका एरिया हम किसको कहेंगे, ठीक है। नगरपालिका क्षेत्र के लिए भी अलग अलग जो आपके मेनली बात करें तो जो अलग अलग जो स्टेट है उन्होंने अलग अलग इनके लिए प्रोविज़न है वो किया गया है, ठीक है। तो ये आपकी अगर पूछा आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में नगरपालिका क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, तो वो है 243 PD, ठीक है। तो नगरपालिका क्षेत्र 243 P क्लोज D, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, इसमें कहीं पर भी कोई आपका ऐसा कोष्टक इत्यादि नहीं लगा हुआ है, ये P है, उसके बाद में 243 Q है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीधा लिखा हुआ है। इसके जितने भी जो सब क्लोज होंगे वो इस प्रकार से आपके होंगे, ठीक है। या तो 1-2 रोमन में होंगे या फिर आपका अल्फ़ाबेटिक इंग्लिश में ABCD के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो नगरपालिका जो क्षेत्र है वो D में है, और नगरपालिका की जो परिभाषा है वो आपकी E में है। 200 अनुच्छेद बात करें तो 243 Q में इसको है वो और परिभाषित किया गया है, नगरपालिका का गठन क्यों, ठीक है। तो ये आपका नगरपालिका की बात करें तो नगरपालिका जो म्यूनसिपल एरिया है वो तो 243 D में है, और म्यूनसिपलिटी अगर बात करें वो है आपका 243 E में है। इसके अलावा पंचायत के बारे में भी इन्होंने कहा गया है, तो पंचायत से अभिप्रेत क्या है, 243 B में जो आपका पंचायतों की जो बातें कही गई हैं ग्रामीण स्थानीय सुशासन की, तो वो है। और पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के बारे में कहा गया है, तो जनसंख्या कौन सी होगी, जो आपकी मेनली गणना काउंट की जाती हैं भारत सरकार के जो आपका आर्थिक और सांख्यिकी रजिस्ट्रार है उनके द्वारा, ठीक है। तो ये बात आपकी मेनली इसमें है। तो इसमें आपकी देखने वाली बात ये है कि ये 2-3 चीज़ें हैं, यहाँ से आपसे सवाल है वो पूछा जा सकता है इसमें, यानी कि महानगर क्षेत्र को कहाँ परिभाषित किया गया है, नगरपालिका क्षेत्र को या नगरपालिका को कहाँ परिभाषित किया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली यहाँ पर बात है विशेष तौर पर, ठीक है। और P में 243 P मोटे तौर पर तो ध्यान में रखना ही है, P पर परिभाषा है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या है, Q, यानी कि जो ये चीज़ें बनी हैं, ये चीज़ें क्यों बनी हैं, नगरपालिका है इसका गठन क्यों हुआ, नगरपालिका गठन क्यों, कैसे, ठीक है। तो 243 Q है, यानी कि नगरपालिका क्षेत्रों का क्या है, गठन है, नगरपालिकाओं का फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ म्यूनसिपलिटीज है। तो ये है आपका 243 Q में। अब इसमें क्या कहा गया है कि आपके राज्य है वो आपकी 3 प्रकार की मेनली आपकी जो म्यूनसिपलिटीज़ बॉडीज़ हैं, यानी हम अर्बन लोकल बॉडीज़ इसको कह सकते हैं, शॉर्ट में हम ULB इसके लिए शब्द का प्रयोग करेंगे। तो 3 प्रकार की जो ULBs हैं, ये कौन है, राज्य विधानमंडल के द्वारा है वो गठन करने का प्रयास करेगा। और इसमें जो नाम है वो ज़रूरी नहीं है कि यही नाम आप रखें, नगर पंचायत, संविधान में जो नाम लिखा गया है वो आपका नगर पंचायत लिखा गया है, ठीक है। और हमारे जो है राजस्थान में है इसका नाम जो यूज़ किया गया है, तो राजस्थान में नाम यूज़ किया है इसका नगर पालिका, म्यूनसिपलिटीज़। तो आपका निचला स्तर है, हमने कल देखा कि इसके लिए राजस्थान ने कौन सा शब्द यूज़ किया है, नगर पालिका किया है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद के तहत आपसे पूछ लिया जाए कि 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत ULB के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, शब्द से लिखें। तो 74वें संवैधानिक संशोधन के अकॉर्डिंग आपका पहला प्रकार आप नगर पालिका नहीं करेंगे,
पहला प्रकार नगर पंचायत करेंगे अगर 74वें संवैधानिक संशोधन के अकॉर्डिंग पूछा जाए। और सीधे तौर पर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जो शहरी निकाय हैं, यूएलबीज हैं, इनके जो 3 स्तर हैं, 3 जो आपके टायर हैं, इसमें कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये आपसे एक नगर पालिका है, दूसरा नगर निगम है, दूसरा नगर परिषद है, तीसरा नगर निगम है। तो 3 तो ये हो जाएगा और चौथा कोई होगा वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो राजस्थान में थोड़ा-सा पहले वाले नाम में है वो अंतर है, जहाँ यहाँ नगर पंचायत है, तो राजस्थान में नगर पालिका है। बाकी दूसरा है आपका म्युनिसिपल काउंसिल है और तीसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो वो तो आपका एज़ इट इज़ है, ठीक है। तो अगर बात करें तो इन्होंने क्या कहा है कि नगर आपकी पालिका के बारे में हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था कि नगर पालिका हम किसको कहेंगे, नगर परिषद किसको कहेंगे, नगर निगम किसको कहेंगे। तो उनका मेनली जो आधार है वो मेनली जनसंख्या माना गया है। इसके अलावा भी कुछ आपकी आय है, पर कैपिटा जो इनकम है, इसके अलावा भी कुछ आपकी और भी चीज़ें हैं वो उसमें रखी गई हैं। वो आपका राज्य पर डिपेंड करता है कि उसका क्राइटेरिया क्या रखा जाए, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें तो 243 क्यू के जो एक है क्लोज, तो ये ज़्यादा आपका क्लोज इसमें इतनी इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। मोटे तौर पर आपको ध्यान में रखना है नगर पालिकाओं का गठन है और बाकी ये गठन कहाँ है। तो अगर बात करें 243 क्यू के एक में अगर बात करें तो एक में कहा गया है आपका संक्रमण एरिया, संक्रमणशील एरिया जिसको कहते हैं ट्रांजिशनल एरिया। तो ट्रांजिशनल एरिया से क्या तात्पर्य है, संक्रमणशील क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, यानी कि ऐसा एरिया जो कि पहले गांव था और गांव से धीरे धीरे क्या है वो बड़ा हो गया है, जनसंख्या बहुत उनकी अधिक हो गई है और गांव से नगर की ओर जो धीरे धीरे गांव से नगर में बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, एक संक्रमण काल में है। तो ऐसे क्षेत्र को आप क्या है नगर पंचायत के रूप में है वो आप उनको दर्जा है वो दे सकते हैं, उनका स्टेटस है वो दे सकते हैं, नगर पंचायत उनको बना सकते हैं। और यही जो नगर पंचायत है, यही नगर पंचायत राजस्थान में नगर पालिका के नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से अलग अलग इनको नाम से जानते हैं। जैसे यूपी में बात करें तो राजस्थान में जिलों को जिला कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और राजस्थान के अगर बात करें तो हमारे मध्यकाल में या प्राचीन काल में अगर बात करें तो उस समय जिलों को जनपद के नाम से, महाजनपद, जनपद इस प्रकार से नाम से जाना जाता था। और आज भी यूपी में इत्यादि आप कुछ और जो आपके राज्य है उनमें देखेंगे तो वहाँ पर आज भी जिलों को जनपद ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर इनका नाम है वो अलग अलग रखा जा सकता है। और संविधान में भी ये छूट दी गई है कि जिस भी नाम से इसको जाना जाए, ठीक है। तो जो पहला है वो आपका क्या होगा, संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उसको नगर पंचायत कहेंगे। तो नगर पंचायत किसको कहेंगे, तो किसको कहेंगे, उसकी जनसंख्या कितनी होगी, उसके लिए पर कैपिटा इनकम व्यक्तियों की कितनी होगी, परचेजिंग पावर कितनी होगी, वो जो सारी बातें हैं वो राज्य पर डिपेंड करेगी। यानी कि राज्यपाल है वो समय समय पर आपके क्या करेंगे, अधिनियम बना करके इन चीज़ों को राज्य विधानमंडल के द्वारा समय समय पर इन चीज़ों का है वो क्या करेगा, समय समय पर इनको है वो अभिवर्धित किया जाएगा, ठीक है। इस पर है वो विशेष रूप से आपके विधि है वो बनाई जा सकती हैं। तो संक्रमणशील क्षेत्र एरिया को क्या कहेंगे, नगर पंचायत कहेंगे। और राजस्थान में यही नगर पंचायत है वो आपकी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नगर पालिका के नाम से है वो जानी जाती हैं। किस नाम से, नगर पालिका के नाम से राजस्थान में ये नगर पंचायत है वो जानी जाती हैं। और राजस्थान में इसका क्राइटेरिया क्या है, तो राजस्थान में इसका क्राइटेरिया रखा गया है 20 के से 1 लाख से कम या 1 लाख तक आप कह सकते हैं। यानी कि 20,000 से 1 लाख तक जनसंख्या है, या मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 1 लाख से कम जनसंख्या है। तो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले संक्रमणशील जो एरिया हैं, जैसे आप कहेंगे कि 1 लाख से कम तो 1,000 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है और 20,000 भी हो सकता है। तो ये आपका मेनली डिपेंड करेगा किस पर, स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा। वो चीज़ों को देखेंगे, करेंगे और उसके बाद में अगर उनको लगता है कि भाई हाँ ऐसा एरिया है, ये संक्रमणशील एरिया है, और ऐसे एरिया को निश्चित रूप से आपका गांव की बजाय, ग्राम पंचायत की बजाय किस में है वो जोड़ दिया जाए, आपका इसमें जोड़ दिया जाए
नगर पालिका में, तो वो फिर उसको नगर पालिका के रूप में स्टेटस है वो दे सकते हैं। लेकिन उसकी जनसंख्या 1 लाख से है वो अधिक नहीं होनी चाहिए। ये मेनली राजस्थान में प्रोविज़न किया गया है। बाकी अधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं जैसे यूपी है, तो यूपी में हो सकता है इसकी संख्या 1 लाख से लगा कर के 3 लाख तक मान ले या 5 लाख तक के मान ले। तो अलग-अलग आपकी जनसंख्या के हिसाब से और उस जनसंख्या और उन जनसंख्याओं की क्या आपकी आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से राज्य है वो डिसाइड करेगा। ठीक है? दूसरा है लघुतर नगरीय क्षेत्र, यानी कि आपके जो छोटे नगरीय क्षेत्र हैं, ठीक है? कहने का मतलब है आपका संक्रमणशील से तो वो गुजर चुके हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े भी नहीं हुए हैं, ठीक-ठाक स्थिति में हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कहेंगे? नगर परिषद कहेंगे, नगर पालिका परिषद कहेंगे। ठीक है? तो आपका ये म्युनिसिपल जो काउंसिल है, नगर परिषद है, तो ये आपकी राजस्थान में अगर बात करें तो इसको नगर परिषद के नाम से जाना जाता है, म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं। ठीक है? और राजस्थान में नगर परिषद के लिए अगर कितना है तो 1 लाख 1 लाख से 5 लाख तक, यानी कि 1 लाख या 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम तक की जो जनसंख्या है उनको म्युनिसिपल काउंसिल है वो कहते हैं, नगर परिषद है वो कहते हैं। और तीसरा है बृहत्तर नगरीय क्षेत्र, यानी कि बहुत बड़ा आपका नगरीय जो इलाका है, नगरीय क्षेत्र है, बृहत्तर नगरीय क्षेत्र है, जिसमें राजस्थान में ये जो परिभाषित किया गया है वो कितना है? 5 लाख से अधिक जनसंख्या। ठीक है? पॉपुलेशन मोर देन 5 लाख। ठीक है? तो 5 लाख से जो अधिक जो जनसंख्या है उसको किस नाम से जाना जाता है? बृहत्तर नगरीय क्षेत्र या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर परिषद के नाम से जाना जाता है। तो एक आपका नगर पंचायत या आपका म्युनिसिपैलिटीज, 2 है आपका म्युनिसिपल काउंसिल नगर परिषद, 3 है आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम है। ठीक है? तो ये जो 3 हैं बातें हैं, ये संविधान में इनका वर्णन कहाँ किया गया है? यानी कि त्रिस्तरीय शहरी निकायों का संवैधानिक प्रावधान कहाँ पर है? तो ये संवैधानिक प्रावधान 243 क्यू में है, नगर पालिकाओं का गठन है। इसी में इन त्रिस्तरीय यूएलबीज के प्रावधान है वो किए गए हैं। बाकी इसमें एक चीज़ और है, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र। तो ये राज्यपाल को ये छूट दी गई है कि अगर कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया या तो संक्रमणशील से गुजर रहा है या काफ़ी वह बड़ा है, तो उस इंडस्ट्रियल जो एरिया है उनको इनसे है वो क्या है अलग भी रख सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया को नगर पंचायत नहीं बनाना चाहे, नगर परिषद या नगर निगम के रूप में स्टेटस नहीं देना चाहे, तो वो राज्यपाल पर डिपेंड करता है। राज्यपाल अपनी मर्जी से इनके संबंध में भी कुछ आपका नियम कायदे बनाना चाहे तो ये आपके बना सकते हैं। और बाकी ये भी राज्यपाल को या राज्य विधानमंडल को ये बात कही गई है कि राज्य विधानमंडल या राज्यपाल अधिसूचना जारी करके इन पर समय-समय पर आप क्या करेंगे, नियम इत्यादि है वो बना सकेंगे। तो ये आपकी 243 क्यू में बात है वो कही गई है। अब पी हो गया, क्यू हो गया, क्यू के बाद में कौन आता है? पी, क्यू और आर। आर में क्या है? रचना है, संरचना है। रचना संरचना किसकी है? नगर पालिकाओं की है। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो नगर पालिका है, इस नगर पालिका का आप मतलब ये ना समझ लें कि केवल आपका 1 नंबर वाली जो नगर पालिका है, यानी कि राजस्थान की जो नगर पंचायत है संविधान के अनुसार, और उसको राजस्थान ने क्या कहा है? नगर पालिका कहा है। तो आप मोटे तौर पर ज़्यादातर यही समझ लेते हैं कि नगर पालिकाओं का गठन है, मतलब यूएलबी के पहले चरण का गठन है। तो पहले चरण का गठन नहीं है, ये आपके तीनों ही अगर बात करें तो उन तीनों के बारे में ही, इनके बारे में हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर जहाँ पर भी म्युनिसिपैलिटीज़ जो नाम आए, इनका मतलब हम संवैधानिक प्रावधान पढ़ रहे हैं। म्युनिसिपैलिटीज़ का मतलब क्या होता है? भाग आपका जो 9 है, ठीक है? और भाग इस बात करें, भाग 9 जो ए है, इस भाग 9 ए के अंतर्गत जितनी भी जो चीज़ें हैं वो स्थानीय यूएलबीज़ के बारे में हैं, उसका तात्पर्य आपको म्युनिसिपैलिटीज़ से है वो आपका लगाना है, नगर पालिकाओं से लगाना है, ना कि केवल आपका 200 क्यू का जो क्लोज है वो 1 का ए है, उससे संबंध आपको इससे नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पर नगर पालिकाओं की संरचना की बात की गई है। तो नगर पालिकाओं की संरचना है वो कैसी होगी? वो कैसी बनेगी?
तो नगर पालिकाओं की संरचना है वो आपकी प्रत्यक्ष रूप से उनके सदस्य है, नगर पालिकाओं के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनका क्या होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होंगे। और निर्वाचन कहाँ से होंगे, कौन उनका निर्वाचन करेंगे, तो उनका निर्वाचन है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो गठित की जाएगी, और कॉन्स्टिट्यूएंसी का परिसीमन इत्यादि है वो भी राज्य सरकार के है वो किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो परिसीमन के बारे में हम नेक्स्ट है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना है कि ये निर्वाचन है वो किससे होगा, तो निर्वाचन होगा वार्ड से। यानी कि अलग अलग जो आपकी लोकल जो बॉडीज हैं, स्थानीय स्तर की शहरी जो निकाय है, उन शहरी नगर पालिका क्षेत्र है, जो म्यूनिसिपल जो एरिया है, इस नगर पालिका क्षेत्र को पूरे आपका अलग अलग वार्डों में डिवाइड किया जाएगा। जिस प्रकार से भारत या राजस्थान में बात करें तो विधानसभा के चुनाव होते हैं, संसदीय क्षेत्र के चुनाव होते हैं, तो उनमें आपकी विधानसभाएं हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो अलग अलग बांटी हुई है। राजस्थान में जैसे अगर बात करें तो आपकी राजस्थान में 200 कॉन्स्टिट्यूएंसी है टोटल। ठीक है, और उन 200 कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बांटी गई है। जैसे सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, उसमें केवल 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और आपका बात करें जयपुर है, तो जयपुर में आपकी 19 कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो डाल दी गई है। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो इसी प्रकार से विधानसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जो आपके सांसदों की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, एमपीज़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसी प्रकार से इनकी भी क्या होगी, एक वार्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम क्या होगा, वार्ड उसका नाम दिया जाएगा। यानी कि इनके जो सदस्य हैं, नगर पालिकाओं के जो सदस्य हैं, वो कहाँ से चुने जाएंगे, वार्ड से चुने जाएंगे। ठीक है, और वार्ड से चुने जाएंगे, और ये क्या कहलाएंगे, पार्षद कहलाते हैं आमतौर पर। ठीक है, तो ये इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, और प्रत्येक वार्ड से है वो चुने जाएंगे, लोगों के द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है वो किए जाएंगे। दूसरी बात है, इनमें यह भी कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, ये आपकी राज्य जो विधानमंडल है, ये राज्य विधानमंडल इन व्यक्तियों को इसमें क्या है, प्रतिनिधित्व भी दे सकेगा, रिप्रेजेंटेशन भी है वो दे सकेगा। तो नगर पालिकाओं में किन किन का प्रतिनिधित्व होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचनों के अलावा भी और भी किन किन का प्रतिनिधित्व होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए भी राज्य सरकार है वो प्रोविजन करती है। तो संविधान में ये कहा गया है कि पहला आपका रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व है, वो किसका होगा, नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति। ठीक है, तो यानी कि नगर पालिका प्रशासन का, म्यूनिसिप जो आपकी प्लेटीज है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छी तरीके से जिनको नॉलेज है, वो ज्ञान रखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या है, इसमें प्रतिनिधित्व है वो दिया जा सकता है। लेकिन विशेष ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति है वो मताधिकार का वो प्रयोग है वो नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 में महाधिवक्ता और मंत्रियों के लिए प्रोविजन किया गया है कि महाधिवक्ता विधानसभा की बैठकों में तो हिस्सा ले सकता है, लेकिन वहां पर मतदान नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से ये भी नगर पालिकाओं के आपके क्या है, विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले एक्सपीरियंस्ड जो बंदे हैं, उनको इनमें प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। लेकिन ये आपकी वहाँ पर अगर जो नगर पालिकाओं में कोई कार्रवाई होती है, वहाँ पर मतदान इत्यादि कोई होता है, मत इत्यादि होता है, तो उस वोटिंग में उनको मत देने का अधिकार है वो नहीं होगा। तो ये आपका 1 नंबर वाला है। दूसरा है, लोकसभा और विधानसभा के भी सदस्यों को भी इसमें क्या है, प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। तो लोकसभा के और विधानसभा के जो सदस्य हैं, उनकी अगर बात करें तो वो सदस्य कौन से होंगे, तो वो सदस्य कोई बाहर से नहीं आएंगे। यानी कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नगर पालिका जो क्षेत्र है, और उस नगर पालिका क्षेत्र की अगर बात करें तो उस नगर पालिका क्षेत्र की जो परिधि है, उस परिधि में कोई व्यक्ति यानी कि कोई न कोई तो आपका उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो कर रहा होगा, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी कोई न कोई तो वहाँ का प्रतिनिधि होगा ही। तो वहाँ का जो प्रतिनिधि है, उस क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा में, और स्टेट जो लेजिस्लेचर है उसमें जो प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ का जो विधायक और लोकसभा का जो सदस्य है, उनको भी इसमें प्रतिनिधि के रूप में है वो चुना जाएगा, जो क्षेत्र से संबंधित हो। दूसरी है राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य। तो राज्यसभा और विधान परिषद के जो सदस्य हैं, उनको भी इसमें क्या है, प्रतिनिधित्व है वो दिया जाएगा। और ये सदस्य कैसे होंगे, तो ये सदस्य ऐसे होंगे जो आपके मेनली क्या है, इनका वहाँ की वोटर लिस्ट में नाम हो।
ठीक है। वोटर लिस्ट में अगर किसी भी, जैसे कि राज्यसभा का कोई सदस्य है और राज्यसभा का सदस्य किसी विशेष आपका नगर पालिका क्षेत्र से बिलोंग करता है और उस नगर पालिका क्षेत्र में अगर आपका इन सदस्यों को प्रतिनिधित्व इत्यादि दिया जाता है, और वहाँ का अगर कोई मेंबर ऐसा होता है, कोई आपका उसका सदस्य ऐसा होता है, यानी कि वोटर्स में से वार्ड जो आपके होते हैं, वार्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ आपके व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विधान परिषद के, वैसे राजस्थान में तो विधान परिषद है नहीं, राज्यसभा है, तो राज्यसभा में राजस्थान के तो 10 ही व्यक्ति है वो चुने जाते हैं। तो 10 में से कहीं न कहीं तो आपका इसमें स्थानीय शहरी निकायों से भी हो सकता है। तो स्थानीय शहरी निकायों से जिस आपका क्षेत्र से, जिस नगर पालिका क्षेत्र से कोई व्यक्ति अगर उसमें राज्यसभा में मेंबर है एट प्रेजेंट, और उसके बाद में यहाँ पर इसके चुनाव इत्यादि होते हैं, तो उस समय इनको भी वहाँ का प्रतिनिधित्व है वो दिया जाता है राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों को, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि इनका क्या होना चाहिए, वहाँ का वोटर लिस्ट है, उस वार्ड के वोटर लिस्ट में इनका नाम होना चाहिए, रजिस्टर्ड ये मतदाता के रूप में होने चाहिए। और 243 घ या 243 एस के अधीन गठित समिति, यानी कि जो आपकी कमेटीज हैं 243 एस के अधीन वार्ड जो कमेटी गठित की जाती है, उसका भी हम अब जिक्र करेंगे। तो उस वार्ड कमेटी के जो आपके चेयरपर्सन होते हैं, वो भी क्या होंगे, इसके प्रतिनिधित्व है वो के रूप में आपके चुने जाएंगे, सेलेक्ट किए जाएंगे। तो ये है आपका इसका निर्वाचन, यानी कि नगर पालिकाओं का आर है, संरचना है, इसकी रचना है। तो रचना में मेनली कौन कौन होंगे, क्या होंगे, तो रचना की अगर बात करें सॉरी, तो रचना में इसकी प्रत्यक्ष रूप से आपका डायरेक्ट इलेक्शन होगा। इलेक्शन कहाँ से होगा, वार्ड से होगा, और प्रत्येक वार्ड में आपके क्या होंगे, जो वहाँ के निवासी हैं और जिनकी जो आयु है, मेनली अगर बात करें तो 18 साल से ऊपर के आयु के जो मतदाता है वो हो जाते हैं। तो वो जो आपके मतदाता हैं वो इनको क्या करेंगे, वोट करेंगे और प्रत्यक्ष रूप से ये चुने जाएंगे। और इसके अलावा इन व्यक्तियों को क्या दिया जा सकता है, प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। तो प्रतिनिधित्व किसको, ऐसे जो एक्सपीरियंस है इसमें ज्ञान रखते हैं लेकिन इनको मताधिकार का अधिकार नहीं है, बाकी वाले मत है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो बाकी कौन है, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा के, विधान परिषद के, अगर उसी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आपके रजिस्टर्ड मतदाता हैं तो। और इसके अलावा आपके 243 एस के अधीन जो आपकी वार्ड समितियां हैं, उस वार्ड समिति के चेयरपर्सन को भी यहाँ पर है वो प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो ये बात हो गई नगर पालिकाओं की संरचना की। अब बात है 243 एस वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना, यानी कि वार्ड जो समिति हैं, वार्ड कमेटीज हैं, इस वार्ड कमेटीज की, यानी कि 200 एस का मतलब है समितियां, ठीक है। तो वार्ड समिति भी इसमें है वो बनाई जाती हैं। अब वार्ड समिति क्यों बनाई जाती हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो एक होता है आपका कौन सा, प्रतिनिधि प्रजातंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव आपका जो डेमोक्रेसी होता है। इसी रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है, इसको एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के रूप में इनको क्या है, कन्वर्ट करने के लिए आपका क्या है, एक वार्ड जो कमिटीज है, ये भी आपकी राजस्थान में सॉरी पूरे भारत में अगर बात करें, ये तो हम संवैधानिक प्रावधान पढ़ रहे हैं, कोई राजस्थान का एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। तो पूरे भारत में इस प्रकार की आपकी अच्छी तरीके से लोगों को एक सहभागी रूप से डेमोक्रेटी के एक अच्छी तरीके से उनको एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटी के रूप में बनाने के लिए एक वार्ड समितियों के भी गठन का प्रावधान किया गया है। मेनली क्या होता है कि एक बार जब आपके इलेक्शन इत्यादि होते हैं, चुनाव इत्यादि हो जाते हैं, तो चुनाव होने के बाद में 5 साल तक आपके सारे व्यक्ति हैं वो, एक बार जो मतदाता इत्यादि होते हैं, वो पूरी तरीके से सुस्त रहते हैं, ज़्यादा आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही आपका नहीं रखते हैं। तो इसको क्या है, एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटी के रूप में स्थापित करने के लिए एक वार्ड समितियों का भी गठन किया गया है, यानी कि जहाँ ज़्यादा मतदाता हैं, यानी कि ऐसा कोई वार्ड है जिसमें 3 लाख से अधिक जनसंख्या है, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या एक या अधिक वार्डों के लिए, यानी कि किसी एक वार्ड में 3 लाख जनसंख्या है या उस 3 लाख से अधिक जनसंख्या है, तो एक वार्ड के लिए आपका क्या है, वार्ड कमेटी है वो गठित की जाएगी, और ये अनिवार्य है गठित किया जाना। और अगर 2 या 2 से अधिक वार्डों के लिए भी एक कमेटी गठित की जा सकती है, ठीक है। तो संयुक्त रूप से अगर 2 या 2 से अधिक वार्ड हैं, ठीक है, अधिक वार्डों के लिए भी कमेटी गठित की जा सकती है, और एक वार्ड के लिए भी कमेटी गठित की जा सकती है, अगर उसकी क्या है,
3 लाख से अधिक उसकी क्या है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। तो ठीक ठीक है। बाकी जो आपकी गठन की प्रक्रिया क्या रहेगी, यानी कि वार्ड समिति की प्रोसेस क्या रहेगी, उसके गठन की, वार्ड समिति का क्या कार्य करेगी और इसका किस प्रकार से क्या आपका दायित्व होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व इत्यादि वो का क्या रहेगा, ये काम है वो राज्य विधानमंडल पर सौंपा गया है। यानी कि हम तो इतना कहते हैं, संविधान निर्माता ने कहा, यहाँ पर संशोधन करने वालों ने कहा कि हमें तो केवल इतना प्रावधान करते हैं कि आप अगर 3 लाख से अधिक जनसंख्या है तो एक वार्ड कमेटी के रूप में भी तोहफा है वो जनता को दे दीजिए। अब वार्ड कमेटी को क्या काम करना होगा, क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कैसे वो बनेगी, क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी गठन की, वो सारा है वो स्टेट गवर्नमेंट जाने, राज्य सरकार जाने। तो राज्य सरकार इस संबंध में क्या करती है, आपके विशेष रूप से प्रोविजन है वो करती हैं। इसके सदस्य कौन होंगे, तो सदस्य वही होंगे जो वार्ड समिति में, यानी कि 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाली वार्ड कमेटी के जो जितने भी 3 लाख मेंबर हैं, ठीक है। तो 3 लाख मेंबर का मतलब हो गया कि 3 लाख मतदाता नहीं, जनसंख्या होनी चाहिए। और जनसंख्या का मतलब हो गया वहाँ की पूरी जनसंख्या। मतदाता तो हो नहीं सकती, क्योंकि मतदाता वही होते हैं जिनकी आयु 18 से ऊपर होती है, 18 या 18 से ऊपर। तो 3 लाख से अधिक वाले आपके वार्ड जो आपका होता है, उस वार्ड में जितने भी पंजीकृत जो मतदाता होते हैं, वो सारे के सारे इसके क्या होंगे, वार्ड आपकी कमेटी है उनके है वो सदस्य होंगे। और इनका अध्यक्ष कौन होगा, तो अध्यक्ष जो आपके वार्ड है, उन वार्ड के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों में से ही कोई एक व्यक्ति को है वो क्या होगा, अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है। तो अध्यक्ष भी उसी में से बनेगा। और अगर या दो से अधिक कोई वार्ड मिलकर के एक वार्ड कमेटी उसकी बनती है, तो 2 या 2 से अधिक जो वार्ड कमेटी हैं, वो आपकी उनमें से कोई एक व्यक्ति है वो अध्यक्ष होगा। तो ये तो सीधी सी बात है। ठीक है। दूसरी बात है कि अतिरिक्त समितियों का गठन राज्य विधानमंडल द्वारा, यानी कि ये कमेटी इतनी, इस वार्ड कमेटी का तो गठन का प्रावधान है वो संविधान में कर दिया गया है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट इस वार्ड कमेटी का गठन है वो कर सकता है अगर, ठीक है। ये तो आपका संवैधानिक प्रावधान है कि ये भाई 3 लाख से अधिक है तो वार्ड कमेटी का गठन तो करना होगा आपका। अगर राज्य गवर्नमेंट को लगे कि भाई हमें और भी कमेटीज गठित करनी है, तो राज्य जो विधानमंडल है वो आपके विधि के द्वारा और भी वार्ड कमेटीज है वो गठित कर सकती है। ये आपका क्या है, उनकी इच्छा पर निर्भर है। अगर वो और भी वार्ड कमेटी गठित करना चाहे तो गठित है वो कर सकते हैं। तो ये आपका 243 एस पर क्या है, वार्ड समिति है। एस यानी कि वार्ड समिति। वार्ड समिति का गठन कैसे होगा, जहां 3 लाख से अधिक एक वार्ड में जनसंख्या है, या 2 से अधिक वार्डों के लिए भी 3 लाख से अधिक जनसंख्या की स्थिति में वार्ड समिति की गठन है वो किया जा सकता है। वार्ड समिति के गठन की क्या प्रक्रिया रहेगी, उसका दायित्व क्या रहेगा, कार्य क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें राज्य विधानमंडल पर है वो छोड़ी गई हैं। और दूसरी बात करें, इनके सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। हम सभी ने, यानी कि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि सदस्य इसके होंगे वहाँ के मतदाता होंगे, और वार्ड के मतदाता सदस्य, और वहाँ के सदस्यों में से ही एक व्यक्ति है वो वहाँ का क्या होगा, इसका कमेटी का अध्यक्ष होगा। ठीक है। और यही जो कमेटी का अध्यक्ष है वो नगर पालिका का भी प्रतिनिधि होगा। हमने ये डिस्कस किया अभी कि यहाँ पर बात करें तो 243 2 घ के खंड 5 के अधीन गठित जो समिति है, यानी कि उनके अधीन गठित समिति का मतलब हो गया ये जो अतिरिक्त समितियों का राज्य सरकार जो गठन करेगा समय समय पर, इस जो समितियां हैं, इस समितियों के जितने भी जो अध्यक्ष होंगे, राज्य कितनी भी समिति है वो गठित कर लें, तो इस समितियों के जो अध्यक्ष होंगे वो भी आपके कहाँ पर होंगे, इसमें आपका क्या होगा, प्रतिनिधि होगा। यानी कि आपका नगर पालिकाओं का प्रतिनिधित्व के रूप में भी यहाँ पर भी ये आपका भाग ले सकेगा। ठीक है। तो ये आपका वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना की बात हो गई। अब बात करते हैं आरक्षण की, रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन की बात है वो बहुत ही निराली है, और रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया है ये भी वैसे होनी ही चाहिए। क्योंकि क्या होता था कि मेनली अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए, या आपके इन जो आपकी डेमोक्रेसी में देखा जाए, पॉलिटिक्स में देखा जाए, तो यहाँ पर जो आपके ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, उच्च जो वर्गीय लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, सत्ता का है वो आपका आनंद है वो लेते थे। और जो आपके पिछड़े वर्ग हैं, एससी एसटी के जो दुर्बल वर्ग हैं,
उनको और महिलाओं को हमेशा है वो क्या है, सेटबैक पर रखा जाता था, पीछे रखा जाता था। तो इसके रिगार्डिंग भारतीय संविधान में मूल रूप से ये प्रावधान है वो किया गया था कि जो पिछड़े दुर्बल वर्ग हैं, चाहे अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं या महिलाएं हैं, तो उनको विशेष रूप से क्या है, आगे अवसर है वो आपका दिया जाना चाहिए। और उसी की बात को ध्यान में रखते हुए 74वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ, 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसमें भी आरक्षण ने, कौन सा, 243 ने आरक्षण ने, यानी कि आरक्षण का प्रावधान है वो किया गया है। इसमें आरक्षण किसको दिया गया है, यानी कि सभी कैटेगरी को आरक्षण दिया गया है। एससी, एसटी और स्त्रियों के लिए तो कितना होगा, कम से कम न्यूनतम का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। बाकी ओबीसी वाले अन्य अगर कोई आरक्षण देना चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए प्रोविजन करने के लिए इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो एससी एसटी के लिए आरक्षण की 243 टी के क्लोज 1 में किसका वर्णन है, एससी एसटी के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो एससी एसटी के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो दुर्बल वर्ग हैं, उनको एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, ठीक है, तो ये तो आप सभी अच्छी से जानते होंगे। एससी शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ इनको, अनुसूचित, एस का मतलब होता है शेड्यूल, अनुसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति यानी कि एससी, और टी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो अनुसूचित जो जनजाति हैं और अनुसूचित जाति हैं, उन जातियों को आरक्षण क्या कैसे मिलेगा, उसकी जनसंख्या के अनुपात में उसको आरक्षण दिया जाएगा। और ये भी आरक्षण क्या होगा, बाय रोटेशन होगा, यानी कि चक्रानुक्रम से होगा। यहाँ पर चक्रानुक्रम भी क्या है वो भी हम समझेंगे। और दूसरी बात है जनसंख्या का अनुपात कैसा होगा, जैसे कि किसी नगर पालिका में 1 लाख जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है, 1 लाख जनसंख्या है। इस 1 लाख जनसंख्या में बात करें 10 लाख है एसटी की जनसंख्या, 10 लाख नहीं 10,000, ठीक है। 1 लाख टोटल जनसंख्या है किसी भी नगर पालिका की, आपका कोई भी क्षेत्र में। और इस 1 लाख की जनसंख्या की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो 10,000 क्या है वहाँ पर, यानी कि पूरी राजस्थान की ही अगर बात करें तो राजस्थान की पूरी में अगर बात करें तो हम एक अच्छी तरीके से इसको समझने के लिए कहते हैं कि राजस्थान में मान लिया 1 लाख जनसंख्या है। अब 1 लाख राजस्थान की जनसंख्या में से 10,000 जनसंख्या किसकी है, एससी की है, यानी कि एसटी की है, अनुसूचित जनजाति की है। तो अब अनुसूचित जनजाति को कितना आरक्षण है वो दिया जाएगा, तो अनुसूचित जनजाति को इन 10 यानी 1 अनुपात क्या है यहाँ पर, ये जो आपका 10 लाख है, 10 लाख को मान लिया कि 100 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 10,000 है, तो यहाँ पर इनको 10% है वो आरक्षण है वो मेनली मिलेगा। ठीक है, यानी कि 1 लाख में से 10,000 अनुसूचित जनजाति की हैं, 10,000 का मतलब हो गया मेनली कितना है 10%, यानी कि 100 में से अगर 10 की बात करें, 100 में से 10 है अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, तो आपके 10% इनको क्या है वो आरक्षण मिल जाएगा, इनके लिए सीट है वो रिजर्व हो जाएगी। जितनी जो टोटल सीटेज हैं उन सीटों में से 10% जो सीट है, यानी कि इनकी जनसंख्या कितनी 5% है, टोटल जो पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन की एससी की जनसंख्या अगर 12% है, 15% है, तो 15% सीटें इनके लिए रिजर्व हो जाएगी। कहने का मतलब है उन 15% सीटों पर एससी के अलावा और किसी भी जाति का कैंडिडेट उस पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा, केवल एससी के कैंडिडेट ही लड़ सकेंगे। और दूसरी बात है एसटी, यानी कि पूरे राजस्थान में एसटी की पॉपुलेशन अगर 20% है, तो एसटी की अगर यहाँ पर पूरे राजस्थान, यानी कि वहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो है आपका जनसंख्या के अनुपात में मेनली है वो आरक्षण दिया जाता है। तो वहाँ की पर्टिकुलर आपके क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, तो उस जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर बात करें कि एसटी की जनसंख्या 25% है या 20% है, तो एसटी को वहाँ पर क्या है 20% वहाँ की जो सीटें हैं वो एसटी के लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे। 15% अगर एससी की है तो 15% जो सीटें हैं वो एससी के लिए क्या कर देंगे, आरक्षित कर देंगे। तो ये तो आपका आरक्षण का हो गया।
और दूसरा है आरक्षण का चक्रानुक्रम है वो चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष की जो सीट है वो केवल और केवल हमेशा के लिए एससी या एसटी के लिए ही नहीं रहेगी। ठीक है, आज माने कि ये आपके 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ए बी सी और डी। ठीक है, अब ए बी सी डी में ये जो 4 है, इन चारों में से कोई भी एक सीट है वो क्या है, एससी के लिए रिजर्व है, एससी के लिए रिजर्व है। अब आपके चुनाव हो गए 2025 में। ठीक है, 2025 में चुनाव हुए, तो 2025 में चुनाव में आपकी जो डी सीट है वो किसके लिए रिजर्व की थी, एससी के लिए की गई थी। तो अगले जो चुनाव होंगे तो एससी के लिए आपकी सी सीट है वो रिजर्व हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगले चुनाव होंगे तो बी सीट पर एससी का कब्जा हो जाएगा। अगला चुनाव होगा तो उसमें ए सीट पर एससी का चुनाव होगा, यानी कि इसका रोटेशन है वो चलता रहेगा, चक्र है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका चक्र अनुक्रम है और जनसंख्या के अनुपात में ही आप है वो समझ गए होंगे। बाकी अगर बात करें तो इसमें महिलाओं के लिए भी सीटों का है वो आरक्षण होगा। 1/3 जो सीटें हैं, कम से कम 1/3 जो सीटें हैं वो विमेंस के लिए भी रिजर्व होगी। किस विमेंस की, एससी एसटी महिलाओं के लिए भी आपकी क्या है, रिजर्व होगी। और एससी एसटी महिलाओं की रिजर्व किससे होगी, पूरी जनसंख्या होगी, उसमें से नहीं होगी। यानी कि इनको जो सीटें दी गई हैं भाई, इनकी जनसंख्या जैसे कि आपकी इनके खाते में पूरी सीटों की 10% यानी कि 10 सीटें हैं। अच्छी तरीके से समझने के लिए आप देखिए कि 9 सीटें हैं पूरी तरीके से। 9 सीटें किसके लिए आ रही हैं, एसटी के लिए 9 सीटें आ रही है पूरी। ठीक है, तो 9 सीटें एसटी के लिए आ रही हैं, तो इसकी 9 की जो 1/3 है ये आपकी किसकी हो जाएगी, महिलाओं की हो जाएगी। यानी कि 9 सीटों में से आपकी 1/3 जो सीट है, इन 1/3 सीटों पर केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ेगी। वो महिला किसकी, एसटी की महिला है, वो इसकी 1/3 सीटों पर है वो चुनाव लड़ेगी। तो ये एसटी के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है, पूरी वाली में से इनको महिलाओं को नहीं देंगे, महिलाओं को इन्हीं के वर्ग से निकाल करके देंगे। यानी कि एसटी की आपकी 10 सीटें हैं, 11 सीटें हैं, 12 सीटें हैं, जितनी भी सीटें हैं, ठीक है, जैसे 33 सीटें हो गई एस टी की है। ठीक है, तो 33 सीटों में से 10 सीटों पर चुनाव केवल महिलाएं लड़ेगी और बाकी वाली जो सीटें हैं उस पर है वो आपके पुरुष है, एसटी वर्ग के चुनाव लड़ेंगे। तो ये आपकी मेनली बात हो गई। स्त्रियों के लिए जो आरक्षण है वो इसी वर्ग से है वो इनको आरक्षण है वो दिया जाएगा। दूसरी बात है स्त्रियों के लिए आरक्षण। अब यहाँ पर तो एससी एसटी स्त्रियों के लिए आरक्षण है और 3 नंबर पर दिया गया है कि स्त्रियों के लिए आरक्षण कम से कम 1/3 चक्रानुक्रम में। तो ये स्त्रियों का आरक्षण एससी एसटी वालों का भी चक्र में चलेगा और अन्य जो महिलाएं हैं यानी कि कोई भी कैटेगरी से संबंधित हो, चाहे एससी एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, यानी कि कोई भी किसी भी कैटेगरी की जो महिला है उनको अगर वो आपकी उनकी जेंडर अगर महिला है तो उसको 1/3 है महिला जाति को आरक्षण है वो 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। और इस महिला में आपकी क्या होगी, इन 1/3 महिला में आपकी ये भी इंक्लूड होगी, यानी कि एससी एसटी को इनसे अलग नहीं किया जाएगा। ये जो 1/3 महिला के जो काउंट की जाएगी, इस 1/3 महिला में एससी एसटी भी आपके साथ में इंक्लूड होगी इनको काउंट करते समय। ठीक है, तो महिलाओं का न्यूनतम कितना है, 1/3 आपका रिजर्वेशन है और ये भी रिजर्वेशन कम से कम 1/3 है, बाकी स्टेट पर निर्भर करता है कि वो कितना दें। बिहार सबसे पहला भारत का ऐसा राज्य है जिन्होंने महिलाओं को सबसे ज़्यादा इन स्थानीय आपके लोकल बॉडीज़ में आरक्षण दिया था। 50% महिलाओं के लिए इन्होंने सीटें आरक्षित कर दी थी। और 2009 में राजस्थान सरकार के भी द्वारा 50% जो सीटें हैं वो आपकी क्या है, महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी हैं। तो राजस्थान में अगर कहीं भी लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव होते हैं तो उनकी 50% जो सीटें हैं उन पर है वो महिलाएं रहती हैं और उनका भी चक्कर चलता रहता है कि कभी इस सीट पर तो अगले चुनाव में उस सीट पर वो चुनाव है वो महिला के लिए आरक्षित है वो होंगे। ठीक है, तो 50% महिलाओं के लिए है वो आरक्षित है। ये 2009 में राजस्थान में प्रावधान है वो जोड़ा गया था और इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी है वो प्रावधान किया गया। और इसके अलावा एक और रह गया कि अध्यक्ष के लिए आरक्षण, यानी कि नगर पालिकाओं के इत्यादि जो अध्यक्ष होंगे, चेयरमैन होंगे,
तो वो भी उनकी भी जो सीटें हैं वो कहीं न कहीं चेयरमैन के पद पर भी, चेयरपर्सन के पद पर भी एससी, एसटी और महिलाओं को है वो थोड़ा-सा क्या दिया जाए, उनको है वो अधिकार दिया जाए, ताकि वो भी दुर्बल वर्ग भी आपके एक चेयरपर्सन की गद्दी पर है वो बैठ सकें। तो इसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि अध्यक्ष के लिए जो आरक्षण है, जिसमें एससी, एसटी और स्त्रियों के लिए आरक्षण है, वो राज्य विधानमंडल के द्वारा क्या है, वो आरक्षण का प्रोविज़न करेगा। तो राज्य सरकार ने मेनली ये आरक्षण है वो किया है, ये प्रावधान है कि 1/3 जो सीटें हैं, वो अध्यक्ष और सभापतियों के लिए भी 1/3 जो सीटें हैं एससी, एसटी के लिए आपकी क्या है, रिज़र्व्ड हैं। और बाकी बात करें तो महिलाओं के लिए इसमें 50% है वो किया हुआ है, ठीक है? और बात करें दूसरी, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का भी संविधान में कहीं नहीं कहा गया है कि भाई अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण आपको नहीं देना है, या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपको न्यूनतम इतने आरक्षण की व्यवस्था करनी है, ये बात नहीं की गई है। संविधान में कहा गया है कि अगर राज्य सरकार को लगे कि मुझे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रावधान करने चाहिए रिजर्वेशन के, तो उससे भी इस बात से हमारा जो संविधान है ये निवारित नहीं करेगा कि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता है, या राज्य विधानमंडल ऐसा नहीं कर सकता है। राज्य विधानमंडल अगर चाहे तो क्या कर सकता है, अन्य पिछड़ा जो वर्ग हैं, जो आपके बैकवर्ड जो क्लासेज हैं, उन बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी आरक्षण है वो आप दे सकते हैं इन सीटों के लिए। तो राजस्थान सरकार ने 1994 में जब ये एक्ट है वो आया था, तो उसके बाद में आपका 15% जो आरक्षण है, ये राज्य सरकार ने शुरुआती इनिशियल फेज पे जो आपके अगर बात करें तो पिछड़े जो वर्ग हैं, बैकवर्ड जो क्लास है, उनको बैकवर्ड क्लास के लिए 15% आरक्षण 1994 में इसकी व्यवस्था की थी। और उसके बाद में बात करें तो 1999 में ये आरक्षण बढ़ा करके 21% किया है। तो राजस्थान में यूएलबीज़ के लिए, लोकल बॉडीज़ के, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए अगर बात करें तो आपके अदर जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको कितना आरक्षण है, तो अलग अदर बैकवर्ड क्लास को 21% है वो रिजर्वेशन इनके लिए सीटें की गई हैं। महिलाओं के लिए 50% है, तो ये ध्यान में रखना है। एससी, एसटी वर्गों के लिए उसकी जनसंख्या के अनुपात में चक्रीय क्रम में चलती रहती है बात, ठीक है? तो ये आपकी रिजर्वेशन की बात हो गई, जो आपको अच्छी तरीके से है वो ध्यान में रखना है। और बाकी आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में हम और इनके और भी संवैधानिक जो प्रावधान हैं शेष, उनके बारे में देखने समझने का है वो प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें हैं वो समझ आ रही होगी। तो अब के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम इन चीज़ों को और क्लैरिफाई है वो करने का प्रयास करेंगे, और जो शेष चीज़ें हो रही हैं उनको देखने और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।